Hello everyone. So welcome to the another class. So in today's class we are going to discuss about the second heavy metal toxicity, that is lead toxicity. तो हमने पहले में देखा था कि आर्सेनिक टॉक्सिसिटी कैसे होती है, क्या होती है और उसको हम कैसे मैनेज करते हैं। ऐसे ही आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि लीड टॉक्सिसिटी क्या है, ये कैसे हमारे बॉडी में टॉक्सिसिटी कर रहा है, इसके फीचर्स क्या है, इसको हम कैसे डायग्नोज करते हैं और इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो without wasting much time, we'll start the topic. So let's see the content. तो दिस इज अ लीडिंग एजेंट इन द क्रॉनिक टॉक्सिसिटी इन द हैवी मेटल। ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। जो क्रॉनिक पॉइजनिंग रहती है उसमें जो सबसे कॉमन क्रॉनिक पॉइजनिंग रहती है वो लेड मेटल की रहती है, राइट। एक बार हमने 3-4 साल पहले का एक न्यूज भी है कि मैगी में भी लेड का परमिटेबल लिमिट से ज्यादा कंसेंट्रेशन में है बोल के बहुत सारे मैगी को मार्केट से रिकॉल किया गया था, क्योंकि जो ये क्रोनिक टॉक्सिसिटी रहती है ना ये बहुत ज्यादा रहती है। और दिस हैवी मेटल जो ये पॉइजनिंग होती है बोल के जब हमको मालूम हुआ था ना, वो भी हमको लेड टॉक्सिसिटी से ही मालूम हुआ था। सबसे पहली जो हमको टॉक्सिसिटी हैवी मेटल की रिकॉर्डेड है वो भी लेड टॉक्सिसिटी की ही है। ये लेड है, बहुत वाइडली यूज होता है। It is found in the paint, batteries, pipes, cosmetics, traditionals, right? Unstandardized medicines, जितने भी हम प्लांट प्रोडक्ट्स लेते हैं उसमें भी बहुत सारा अमाउंट में हैवी मेटल्स मिलता है। उसमें से जो सबसे कॉमन हैवी मेटल है वो है लेड। और फिर हमने एक सुरमा, काजर, सिंदूर, ये जो भी हम प्रोडक्ट्स श्रृंगार के लिए यूज करते हैं, मेकअप के लिए यूज करते हैं, उनमें भी लेड की बहुत ज्यादा मात्रा पाई जाती है। तो हमको अच्छा क्वालिटी का ही यूज करना चाहिए जिसमें ये लेड की कंसेंट्रेशन कम हो या फिर परमिटेबल रेंज में हो। तो हाउ दिस लीड्स टू टॉक्सिसिटी, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इट्स टॉक्सिसिटी क्या है। इट इनहिबिट्स द हेम सिंथेसिस। जो लीड है ना हमारे बॉडी में जाता है और ये जो हीमोग्लोबिन सिंथेसिस रहता है ना उसको डिसरप्ट कर देता है। इन एडिशन टू दैट इट विल डिसरप्ट द कैल्शियम मेटाबॉलिज्म ऑल्सो। तो हमको यहाँ पे बेसिकली दो चीजें याद करनी है। आर्सेनिक में क्या था कि वो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज को जाके ब्लॉक कर दे रहा था, जिसकी वजह से एटीपी सिंथेसिस नहीं हो रही थी और क्रेब साइकिल डिसरप्ट हो रहा था। हाउएवर यहाँ पे लीड पॉइजनिंग में क्या हो रहा है, ये हीम सिंथेसिस को और कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को टारगेट कर रहा है। और जो इसका दूसरा है वो सल्फाइड्रिल एंजाइम को भी ब्लॉक करता है। वो भी सल्फाइड आर्सेनिक भी जनरली जितने भी हैवी मेटल है वो सल्फाइड्रिल एंजाइम को ब्लॉक करते ही है। तो आर्सेनिक भी करता है, ये भी करता था और आगे भी हम देखेंगे आगे वाले भी करते हैं। इट इंटरफेयर्स विद द एक्शन, राइट। इट इनएक्टिवेट्स द अमाइनो लेबुलिनिक एसिड dehydrogenase, then कोरोफॉस्फोराइनेजिन ऑक्सीडेज एंड फेरोचिलेटेज। तो ये जो 3 एंजाइम है ये हेमोग्लोबिन सिंथेसिस में काम लगते हैं। जैसे वहां पे पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज क्रेब साइकिल में काम लग रहा था, तो ये जो 3 एंजाइम है अमाइनो लेबुलिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, फिर कोरोफॉस्फोराइनोजिन ऑक्सीडेज एंड फेरोचिलेटेज, ये जो 3 एंजाइम है ये हीम सिंथेसिस में बहुत ही यूजफुल है। ये तीनों भी एंजाइम को इनएक्टिवेट कर देता है, इनको काम नहीं करने देता है, जिसकी वजह से जो हेमोग्लोबिन का सिंथेसिस है वो कम हो जाता है। ऑब्वियसली हेमोग्लोबिन का सिंथेसिस कम होगा तो आदमी को एनीमिया हो जाएगा। सो दिस इज दियर मोड ऑफ एक्शन। इन एडिशन टू दैट कम तो प्रोडक्शन कम है और इन एडिशन टू दैट इट इज लीड टू दी हेमोलाइसिस। जो बने हुए आरबीसी है उसको भी लाइसिस कर दे रहा है। हेमोग्लोबिन डिस्टर्ब होकर बर्स्ट हो जा रहा है, अपना आरबीसी लाइज हो जा रहा है। तो जिसकी वजह से ओवरऑल क्या होता है ना, आदमी को पूरा एनीमिया देखने को मिलता है, राइट। ये हो गई अपनी टिपिकल लीड की टॉक्सिसिटी का मैकेनिज्म। फिर हम कुछ क्लिनिकल फीचर्स हम देखेंगे। फेशियल पैलोर, ये भी एकदम की साइन है। एक्यूट टॉक्सिसिटी में फेशियल पैलोर जो है वो बहुत की साइन है, क्योंकि एनीमिया एकदम से कम हो जाता है। ये जो अपना हेमोग्लोबिन है, आरबीसी है, वो कम हो जाता है तो आदमी एकदम से एनीमिक होता है। तो आदमी का जो फेस है ना पूरा व्हाइट कलर का होता है। पैलोर मतलब क्या होता है कि व्हाइट कलर का हो जाना, एचबी कमी होने से आदमी एकदम से व्हाइट कलर का दिख जाता है। आदमी को एनीमिया होता है क्योंकि ये हैवी मेटल है तो इसका मेटालिक टेस्ट रहेगा। रेनल में जाएगा, रेनल डैमेज कर देगा। क्रोनिक पॉइजनिंग है तो इनफर्टिलिटी के चीजें बढ़ जाती हैं। आदमी को हाइपरटेंशन हो जाता है, मायोकार्डाइटिस हो जाता है, किडनी में जाता है, नेफ्राइटिस हो जाता है, यूरिन आउटपुट कम हो जाता है। और जो इसके क्रोनिक पॉइजनिंग है ना, क्रोनिक पॉइजनिंग को हम क्या बोलते हैं, प्लम्बिज्म, क्योंकि ये प्लम्बम बोल के इसका साइंटिफिक नेम प्लम्बम है, या फिर सैटर्निज्म भी हम बोलते हैं लेड पॉइजनिंग को। ये दो टर्मिनोलॉजी भी हमको याद करनी है। एग्जाम में ये प्लम्बिज्म या सैटर्निज्म बोल के भी आ सकता है। तो इसके कुछ कॉमन एंड वेरी यूनिक जो सिम्टम्स है जो बाकी हैवी मेटल के साथ नहीं देखने को मिलती। हमने आर्सेनिक में क्या बोला था, गार्लिक ऑर्डर, मीज लाइन एंड हाइपर पिगमेंटेशन इन द स्किन, जो उसके क्लासिकल क्लिनिकल फीचर्स थे। इसके जो क्लासिकल क्लिनिकल फीचर है वो क्या है, लीड कोलिक, मतलब
एकदम पेट दर्द होता है लीड की वजह से। लीड पेन, ये जो कोलिकी पेन है ना, बहुत ही सीवियर पेन रहता है, आदमी रोना चालू कर देता है। लीड पाल्सी, इसकी वजह से पैरालिसिस जैसा होता है, आदमी का जो बोन है वो पैरालिसिस जैसे हो जाते हैं। लीड इंसेफेलोपैथी, आदमी का सीएनएस इन्वॉल्व हो जाता है। बोन मैरो टॉक्सिसिटी हो जाती है। जो हमें लीड पाल्सी की बात करते हैं ना, इसमें जनरली रिस्ट ड्रॉप हो जाता है। जो अपना ये हाथ का ये जो रिस्ट है ना, ये रिस्ट जो है ये आराम से स्टेबल रहता है। तो जो ये लीड अगर पॉइजनिंग हो जाएगी तो ये पूरा ड्रॉप हो जाता है, ऐसा हाथ ऐसा पूरा इसमें ऐसा ड्रॉप हो जाता है। लीड पाल्सी में क्या होता है, ये जो रिस्ट है वो रिस्ट ऐसे एकदम से ड्रॉप हो जाता है। और जो इसका और यूनिक फीचर है वो क्या है, लीड लाइन देखने को मिलती है कहाँ पे, गम्स में, जिसको हम बोलते हैं बटन्स लाइन। जैसे ये हमारे गम है, ये टीथ है, ये जो गम है इसमें हमको ऐसे ऐसे बटन्स लाइन देखने को मिलते हैं गम में, उसको हम क्या बोलते हैं, लीड लाइन। वहां पे क्या था, मीज लाइन था, फिंगर नेल पे थे, कहाँ पे, आर्सेनिक में। लीड में क्या है, गम में है, और ये क्या है, बटन्स लाइन, या फिर इसको हम लीड लाइन बोलते हैं। होप यहाँ पे चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, राइट। इसको हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे, इसको डायग्नोसिस करने के लिए हमको पंक्टेट बेसोफिल्स मिलेंगे। ये एकदम टिपिकल फीचर है इसका, ये एनीमिया भी कराता है, और जो डिफरेंशिएशन डब्ल्यूबीसी में होता है वहां पे हमको क्या देखने को मिलता है, पंक्टेट फॉर्म ऑफ बेसोफिल। और बेसोफिल एकदम बढ़ जाता है। जनरली बेसोफिल का नॉर्मल रेंज कितना रहता है, 0 to 1, और यहाँ पे ना किसी किसी पे 20, 15, 20 तक भी हमको बेसोफिल देखने को मिलते हैं। बहुत फोल्ड बेसोफिल बढ़ जाते हैं, और ये टिपिकल होता है लीड टॉक्सिसिटी में। लीड टॉक्सिसिटी में जो ये पंक्टेट बेसोफिलिक है, ये लीड टॉक्सिसिटी का टिपिकल फीचर है। ब्लड लीड लेवल्स 25 माइक्रोग्राम पर 100 ml से ज्यादा अगर हमको दिख रहा है तो ये लीड पॉइजनिंग है। और रेडियोग्राफी में ओपेसिटीज इन जीआई ट्रैक्ट, ये एक्यूट पॉइजनिंग की बात कर रहे हैं। एक्यूट पॉइजनिंग हो गई तो अगर हम रेडियोग्राफ करेंगे तो जो आयरन है ये ओपेसिटीज क्रिएट करेंगे जीआईटी में, ये देखने को मिलता है। तो डायग्नोसिस में टिपिकल क्या है, पंक्टेट फॉर्म बेसोफिल्स और ब्लड लीड लेवल्स बढ़ जाना विथ रेडियोग्राफिक चेंजेस, राइट। तो ये थी हमारी लीड की क्लिनिकल फीचर्स एंड डायग्नोसिस। तो अब हम इसके मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे, हम इसको कैसे मैनेज करेंगे। सीवियर पॉइजनिंग है और सीएनएस भी इन्वॉल्व है, इंसेफेलोपैथी है, तो हम ब्रिटिश एनसील्यूसाइड 4 mg/kg इमीडिएटली रिपीट इन 4 days। हमने आर्सेनिक में भी यही किया था। क्योंकि इंसेफेलोपैथी बोल रहे हैं तो हम सिटी स्कैन करेंगे ब्रेन का और देखेंगे कि क्या सेरेब्रल इडिमा है। अगर सेरेब्रल इडिमा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आईवी रैपिड मैग्नेटोल दे देंगे ताकि ये सेरेब्रल इडिमा को कम कर दे, और जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है उसको कम करके इडिमा को कम कर दे और सीएनएस को स्टेबलाइज कर दे। और फिर हम एक्सरे करेंगे, किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर का एक्सरे करेंगे कि रेनल इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है। अगर लिड चिप्स है जीआई ट्रैक्ट में तो भी हमको एक्सरे में दिख जाएगा। अगर आदमी को सीजर आ रहा है क्योंकि सीएनएस इन्वॉल्व हो रहा है तो हम बेंजोडाइजेपिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस। बेंजोडाइजेपिन में हमने क्या देखा था, डाइजेपाम 5 से 10 mg तक दे सकते हैं, और इसको 3 बार रिपीट करके हम 30 mg तक लेके जा सकते हैं। इससे नहीं हुआ तो हम मिडाजोलम में जाएंगे, लोराजेपाम में जाएंगे, तो हम बेंजोडाइजेपिन देके उसको आराम से मेंटेन कर सकते हैं। फोलेज कैथेटर कर देंगे, उसको होल्ड कर देंगे कैथेटर को यूरिनरी ट्रैक्ट में डाल के, और फिर क्योंकि हमको यहाँ पे हर 24 आवर में लीड की कंसंट्रेशन मेजर करनी पड़ेगी, इसलिए हम उसको फोलेज कैथेटर लेके यूरिन को मॉनिटरिंग में रख देंगे। अगर अवेलेबल है तो हम ईडीटीए को भी यूज कर सकते हैं। कैल्शियम डाइसोडियम फॉर्म में जो ईडीटीए आता है उसको भी हम यूज कर सकते हैं 75 mg/kg पर डे के डोज में। ये भी अच्छा चिलेशन एजेंट है लीड के लिए। और ये कब तक करेंगे, जब तक पेशेंट्स का पूरा सिम्टम खत्म नहीं हो जाता, हम तब तक इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर सीवियर पॉइजनिंग है मगर इंसेफेलोपैथी नहीं है, ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है, और जो इसका कंसेंट्रेशन है वो 70 माइक्रोग्राम से ऊपर है, इसमें क्या होता है जनरली 100 माइक्रोग्राम से ऊपर रहता है, 70 माइक्रोग्राम से ऊपर है, तो यहाँ पे हम क्या देके ट्रीट करेंगे, हम ब्रिटिश एंटी लेविसाइड देंगे 4 से 12 mg/kg, या फिर ईडीटीए 50 mg के डोज में हम दे सकते हैं। कब तक देंगे, जब तक इसका रेंज 50 माइक्रोग्राम 100 ml से कम नहीं हो जाए। और अगर मॉडरेट पॉइजनिंग है, मॉडरेट पॉइजनिंग मतलब क्या था, 45 से ज्यादा, 70 से कम, या फिर माइल्ड केसेज में जहां पे 35 से नीचे है, तो ऐसे में क्या करेंगे, हम बाल और ईडीटीए सेम देके कंटिन्यू कर सकते हैं। कब तक कर सकते हैं, जब तक आदमी के सिम्टम कंप्लीटली रिजॉल्व ना हो जाए, राइट। इस तरीके से हम आदमी को चिलेशन थेरेपी देंगे यहाँ पे, और जो लीड का टॉक्सिसिटी है उसको आराम से मैनेज करने की कोशिश करेंगे। और इसमें कुछ और एडिशनल चीजें हमको इंपॉर्टेंट है जो देखनी पड़ती है, वो है थाइमिन इंजेक्शन देना होता है, क्योंकि यहाँ पे न्यूरोनल इन्वॉल्वमेंट हो रहा है।
और जो थाइमिन है वो न्यूरोनल प्लास्टिसिटी को मेंटेन करता है, न्यूरॉन को डैमेज नहीं होने देता, इनको ब्रेक नहीं होने देता। तो जो थाइमिन इंजेक्शन है दैट इज विटामिन B1 100 mg के डोज में आता, हम उसकी इंजेक्शन दे देंगे। और लीड कॉलिक हो रहा है, मतलब जिसकी वजह से एब्डोमेन में बहुत सीवियर पेन हो रहा है, जो उसको हम एनाल्जेसिक देके ट्रीट नहीं करेंगे, अगर हम उसको IV कैल्शियम ग्लूकानेट दे देंगे, क्योंकि ये कैल्शियम को डिसरप्ट कर रहा था। हमने अगर मैकेनिज्म में देखा होगा, ये कैल्शियम को डिसरप्ट करके उसकी वजह से लीड कोलिक आ रहा है। अगर हम यहाँ पे कैल्शियम ग्लूकानेट का इंजेक्शन दे देंगे तो ये लीड कोलिक को टेक केयर कर लेगा। फिर यहाँ पे एनीमिया है तो हम उसको करेक्ट करेंगे, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन देंगे, या फिर बाकी क्या उसके जो स्टैंडर्ड मेथड्स है उसके हिसाब से हम आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया को करेक्ट करेंगे। अगर जरूरत है, हेमोग्लोबिन बहुत कंप्रोमाइज हो गया है, बहुत ही कम है, स्पेशली 7 ग्राम पर DL से कम है, कितने से, लेस देन 7 ग्राम पर DL है, तो हम वहां पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन में जाएंगे। फिर हम पेशेंट्स को IV फ्लूइड्स दे सकते हैं और इलेक्ट्रोलाइट दे सकते हैं, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन करेंगे। सेरेब्रल इडिमा है तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, आदमी को मैग्नीटोल दे सकते हैं 100 ml का, फास्ट रैपिड IV मैग्नीटोल देंगे, तो जो अपना इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा होता है उसको नॉर्मलाइज करने में हेल्प करता है। और फिर जो एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट दूसरा है, हम पेशेंट को एजुकेट करेंगे लीड पॉइजनिंग के बारे में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्यूट पॉइजनिंग है तो जनरली सुसाइडल इंटेंशन या एक्सीडेंटल रहता है, ऐसे चीजों से कैसे बचना है। और फिर अगर क्रोनिक पॉइजनिंग है तो जनरली ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर रहता है, राइट। और वर्क प्लेस सेफ्टी के बारे में भी हम आदमी को बताएंगे। और अगर कोई लीड के इंडस्ट्री में काम कर रहा है या इसके साथ का ज्यादा एक्सपोजर है तो वहां पे सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो करने का, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉलो करने का वर्क में, और जो अपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स रहते हैं, जैसे मास्क रहता है, ग्लोव्स रहता है, गॉगल्स रहता है, अप्रोन्स रहते हैं, बूट्स रहते हैं, उनको सही तरीके से पहन के इसका जो डर्मल और फेशियल ऑक्यूलर एक्सपोजर है उसको भी हम कैसे कम करना है उसके बारे में भी हम काउंसलिंग करके एजुकेट कर सकते हैं। वी हैव टू एजुकेट द पेशेंट रिगार्डिंग द पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इफ दे आर हैविंग द ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू द लीड कंपाउंड्स, राइट। तो ये सारी चीजें हो गई लीड कंपाउंड्स के बारे में। तो आज का क्लास भी हम खत्म करने से पहले एक बार हम इसको क्विकली रिवीजन करेंगे, राइट। लीड पॉइजनिंग, लीडिंग एजेंट इन द क्रोनिक टॉक्सिसिटी, राइट। एक्यूट टॉक्सिसिटी भी हमको देखने को मिलती है। फर्स्ट जो हैवी मेटल की टॉक्सिसिटी हमको लीड टॉक्सिसिटी देखने को मिली थी, राइट। लीड ट्रेडिशनली हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट में काम आता है। जो क्रोनिक टॉक्सिसिटी होती है बेसिकली जो भी हम कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं या फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन या फिर अनस्टैंडर्डाइज्ड, आयुर्वेदिक नहीं बोलेंगे, अनस्टैंडर्डाइज्ड जो कन्वेंशनल ट्रेडिशनल मेडिसिन रहती हैं जिसको कोई भी क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, जिनमें कोई भी लिमिट टेस्ट नहीं किया जाता है हैवी मेटल्स का, ऐसे सारे कंपाउंड्स में ये बहुत देखने को मिलती है। ये कैसे टॉक्सिसिटी कराती है, हेम सिंथेसिस को रोक देती है और कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को डिसरप्ट कर देती है। सल्फाइड्रल एंजाइम्स रहते हैं जैसे अमाइनोलेबुलिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, उसके बाद कोरोफॉस्फोराइनेज ऑक्सीडेज और फेरोचेलेटेज, ऐसे एंजाइम को ब्लॉक कर देता है। अगर ये एंजाइम यहाँ पे ब्लॉक इनएक्टिवेट हो जाती है तो हेम सिंथेसिस जो है अपना हेमोग्लोबिन सिंथेसिस है वो कंप्रोमाइज हो जाता है, जिसकी वजह से एनीमिया हो जाता है। इन एडिशन टू दी लो प्रोडक्शन, ये बने हुए आरबीसी को भी लाइसिस कर देता है, जिसकी वजह से हमको सीवियर एनीमिया देखने को मिलता है। क्लिनिकल फीचर में एनीमिया का सबसे कॉमन जो है वो है फेशियल पैलोर, फिर एनीमिया, मेटालिक टेस्ट, रेनल डैमेज, इनफर्टिलिटी, हाइपरटेंशन, फिर कार्डियक सिम्टम्स एंड रेनल सिम्टम्स। इसके जो टिपिकल क्रोनिक पॉइजनिंग के सिम्टम्स है वो है लीड कोलिक, सीवियर पेन हो जाना लीड की वजह से, लीड पेन, लीड पाल्सी, लीड इंसेफेलोपैथी, बोन मैरो टॉक्सिसिटी एंड रिस्ट ड्रॉप। ये रिस्ट ड्रॉप जो है इसका क्लासिकल सिम्टम है। फिर लीड लाइन्स या बटन लाइन्स बोलते हैं, गम में हमको देखने को मिलते हैं। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, लेवल्स इसकी 25 माइक्रोग्राम से बढ़ जाएगी और पंक्टेड फॉर्म बेसोफिल्स हमको इसी पॉइजनिंग में देखने को मिलते हैं। बाकी पॉइजनिंग में हमको पंक्टेड फॉर्म बेसोफिल्स नहीं देखने को मिलते हैं। और एक्यूट पॉइजनिंग के केसेस में अगर हम रेडियोग्राफी करेंगे तो हमको जीआई में ओपेसिटीज देखने को मिल जाती है। ऐसे ही हम इसको मैनेज कैसे करेंगे, हम इसको मैनेज करने के लिए फिर से हमने यहाँ पे 2-3 क्लासेस में डिवाइड किया है। अगर सीवियर केस है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, हैवी डोज में एक्यूट पॉइजनिंग हो गई है और इंसेफेलोपैथी के साइन एंड सिम्टम है, तो फिर हम चिलेशन थेरेपी में जाएंगे, इसको मॉनिटर करते रहेंगे। और यहाँ पे फिर हम CNS के जो भी इसके इम्पैक्ट है उसको कम करने के लिए IV मैग्नीटोल इंजेक्शन का सहारा लेंगे। सीवियर केस है मगर इंसेफेलोपैथी नहीं है तो हम चिलेशन थेरेपी में ही जाएंगे, मगर थोड़ा
लेस विगोरस रहेगा। जैसे हम इंसेफेलोपैथी में हम विगोरस थेरेपी में जा रहे हैं, इसमें हम लेस विगोरस थेरेपी में जाएंगे। मॉडरेट केस है तो हम चिलेशन ही कंटिन्यू करेंगे, मगर लो डोज में चिलेशन करते रहेंगे। थायमिन का इंजेक्शन देना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें सीएनएस इन्वॉल्वमेंट होकर न्यूरोपैथी हो रही है। लीड कोलिक है तो आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे। जो आयरन की डिफिशियंसी उसको करेक्ट करेंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे क्योंकि सीवियर एनीमिया हो जा रहा है। फिर मैनिटोल देंगे क्योंकि यहाँ पे सेरेब्रल इडीमा हो जा रहा है। और आदमी को एजुकेट करना बहुत ही जरूरी है ताकि आदमी फिर से रिकरिंग ऐसी टॉक्सिसिटी लेके ना आए। और आदमी को हम बताना है कि जहाँ पे उसका एक्सपोजर है वहाँ पे उसको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यूज करना है। और जो भी उसके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स रहते हैं, जो भी सेफ्टी मेजर्स रहते हैं, उनको पेशेंट आराम से फॉलो करता रहे ताकि ऐसी दिक्कतें फ्यूचर में ना आए। होप आपको ये जो लीड पॉइजनिंग है ये भी यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इसको एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से लिख के ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अगर आपका फिर भी कुछ ऐसा डाउट्स है, कुछ भी ऐसे क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, तो आप नीचे कमेंट्स में वो भी लिख सकते हो। आई विल बी हैप्पी टू एड्रेस ऑल दोज क्वेश्चंस। हैविंग सेड दैट, थैंक यू फॉर लिसनिंग टुडेज क्लास। मिलते हैं अगले क्लास में एक दूसरी हैवी मेटल्स की पॉइजनिंग लेके। थैंक यू।